वेलकम टू बीटीएस फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों, पिछले एपिसोड में एपिसोड नंबर 20 में हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक किया था जिसका नाम था विद्युतशीलता। जो लोग एपिसोड नंबर 20 नहीं देख पाए थे वो जाकर के देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था विद्युतशीलता का, इसलिए कि जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ा रहे थे तो उसमें बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, ये सारे कुछ हमको जो है टर्म काफी दिक्कत डाल रहे थे, जिसको हमने बोला था कि अभी थोड़ा बर्दाश्त करना है। उसको हमने इसमें डील किया है कि विद्युतशीलता कुछ नहीं है, ये जिस प्रकार से चार्ज एक बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है परमिटिविटी, जिसके माध्यम से, जिसके गुण के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को परिवर्तित किया जाता है या हो जाता है। मतलब उससे जैसे गुजरेगा, इसका मतलब है फील्ड का मान या इलेक्ट्रिक फोर्स का मान घटेगा। तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे 3-4। उसमें से हमने देखा था कि एप्सिलॉन कोई नया चीज नहीं है, ये किसी माध्यम का एक प्रॉपर्टी है, गुण है, जिसके कारण जो है विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र का परिमाण बदल जाता है। हम विद्युत क्षेत्र का परिमाण बदल रहे थे, डायरेक्शन नहीं बदलता है, ये परिमाण बदल सकता है। तो हमने कहीं लिखा होगा, अच्छा हम पीछे ही लिखा चुके हैं इसका मतलब। अब उसके बाद था कि विद्युतशीलता दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला जो हो जाता था, इसका तो वैल्यू फिक्स हो गया कि एयर के लिए जो होगा वो हमारा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। और सापेक्ष विद्युतशीलता जो था कि एयर के रेस्पेक्ट में ये कितना गुना टाइम्स घटा सकता है। एप्सिलॉन आर का एक दूसरा तरीका हम सोच सकते हैं कि फोर्स को वह एयर के रेस्पेक्ट में कितना टाइम्स घटा सकता है, वही जितना टाइम्स वह घटा सकता है वही उसका एप्सिलॉन आर कहलाता है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फोर्स के टर्म में अगर बात करेंगे एफ ए अपॉन एफ एम, तो एफ एम अपॉन एफ ए। अब इस तरह से बात करता है कि फॉर एनी मीडियम अगर बात करते हैं, अब फॉर एयर बात करते हैं, तो ये हुआ किसी भी मीडियम का विद्युतशीलता और ये हुआ एयर का विद्युतशीलता, दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर को हम लोग के भी बोलते हैं, जो हम कैपेसिटर में यूज करते हैं। हालांकि प्रावैद्युतांक इसको बोलते हैं, इसको अपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, विशिष्ट विद्युतशीलता भी कहते हैं, प्रावैद्युतांक भी कहते हैं। लेकिन एक्सपर्ट जो है अब फर्स्ट पार्ट में प्रावैद्युतांक का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एप्सिलॉन आर की जगह पर हम के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम पीछे देख चुके हैं। कुछ वैल्यूज को हमने देखा था कि एप्सिलॉन आर या के का वैल्यू एयर के लिए होता है 1, केरोसिन के लिए होता है 2, पेपर के लिए होता है 4, फॉर्माइका के लिए होता है 5, वाटर के लिए होता है 81, मेटल के लिए होता है इन्फिनिटी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, बेंजीन वगैरह वगैरह जितने भी हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए क्या होता है 4 से लेकर के 50। हमने कहा था पिछले एपिसोड में, अब हम इसको देखेंगे, आप इसको गौर से देखिए, ये भी आपको देखेगा, तो हम देखेंगे उस वैल्यूज को, तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। आज है हमारा एपिसोड नंबर 21, तो आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 21। आप गौर से देखिए, इसको जब आप गौर से देखिएगा कुछ इसको ये ध्यान आएगा आपका कि कुछ आपको ये संकेत दे रहा है। क्या संकेत दे रहा है आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे कम अगर विद्युतशीलता है, यदि आपका देखा हुआ हो गया हो तो आप देख सकते हैं, सबसे कम अगर हमारा एप्सिलॉन आर का वैल्यू अगर है वो है एयर के लिए, और सबसे अधिक किसी के लिए है तो वो है मेटल के लिए। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हमको ये बताना चाह रहा है कि जितना भी मीडियम है प्रकृति में, सबका एप्सिलॉन आर या के
कहां से कहां तक लाई करता है, तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। और याद रहे एप्सिलॉन आर का वैल्यू, दैट मींस परमिटिविटी का वैल्यू, ये तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, विद्युतशीलता का वैल्यू जो है वो टाइम टू टाइम वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस। मतलब ये कि फिजिकल एक्टिविटी अगर बदल दिया जाए, टेम्परेचर वगैरह बदल दिया जाए तो वो बदल जाता है। तो ये जो वैल्यूज हम दिए हुए हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर दिए हैं, ये लगभग जो है कहा जा सकता है कि वाटर के लिए जैसे है तो 80 पॉइंट समथिंग होता है एंड सो ऑन। तो इस तरह से यहाँ पे कई कंक्लूजन हमारे सामने आए। कंक्लूजन नंबर 1 ये है कि आपका सापेक्ष विद्युतशीलता दैट मीन्स निरपेक्ष विद्युतशीलता का सापेक्ष विद्युतशीलता दैट मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी का मान 1 से लेकर के कहां तक होता है, इन्फिनिटी के बीच। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये नजर आ रहा है इसमें निगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं है, निगेटिव कहीं नहीं है, इसको निगेटिव नहीं समझना, ये 4 से लेके 50 है। इसका मतलब ये है कि परमिटिविटी का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है। उसके बाद इसका वैल्यू 0 भी नहीं होता है अगर मीडियम है। हवा से तो कुछ हल्का हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब हम लोग जो एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों से, एयर से तो हल्का कुछ हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि इससे कम हो ही नहीं सकता है, इससे जब भी होगा तो ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि हवा के रेस्पेक्ट में चार्ज को अगर हवा में रखे और उसकी बनिस्पत किसी और मीडियम में लगे, एयर के बनिस्पत हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फोर्स का वैल्यू निश्चित तौर पे डिक्रीज करेगा। इसलिए कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है और इतना फोर्स का वैल्यू घट सकता है, तो वह मेटल रख दीजिए बीच में तो वह कहां तक जा सकता है, फोर्स नहीं बात कर रहे, ये हमारा एप्सिलॉन आर है, दैट मीन्स फोर्स का वैल्यू कहां तक जा सकता है, 0 तक। इसका मतलब ये है कि दो चार्जेज के बीच सबसे ज्यादा वैल्यू अगर एट्रैक्टिव फोर्स अगर कार्य कर सकता है तो वो एयर में, और उसके बनिस्पत कहीं जाएगा तो उसका फोर्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड घटेगा। याद रहे हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन को वह कदापि बदल नहीं सकता है, और इस पर हम चर्चा शायद किए हैं। अब इसको हम क्या बोलना चाह रहे हैं एक बार फिर से समझ लीजिए। मैग्नीट्यूड को बदल सकता है, डायरेक्शन को नहीं बदल सकता। ये क्या मतलब, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। किस दिशा में, हम डायमेंशन बता चुके हैं, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। इस पर फोर्स लगा इधर, इसका मतलब इसका डायरेक्शन किधर है, ईस्ट। ये फोर्स लगा है इस पर, किधर लगा है, वेस्ट। अब मान लेते हैं ये हवा में था, अब इसको अगर पानी में भी डुबा देते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अभी भी वही है कि ये इसको रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा, किस डायरेक्शन में, ईस्ट की दिशा में, और ये इसको रिपल्सन करेगा, दैट मीन्स वेस्ट के डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन पर कोई प्रभाव ये नहीं डाल सकता है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड को क्या कर सकता है, बदल सकता है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कुछ आप नोट्स लिख सकते हैं, यहाँ से आप नोट लिख सकते हैं। नंबर 1 में क्या लिखिएगा, 1 2 3 4 जो भी है वो PDF में आप ले सकते हैं या बारी बारी से लिख भी सकते हैं कि एप्सिलॉन आर दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान रिलेटिव परमिटिविटी का मान 1 से कम नहीं हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि रिलेटिव परमिटिविटी दैट मीन्स एप्सिलॉन आर का मान 1 से लेकर के अनंत के बीच होता है। तीसरा पॉइंट, एप्सिलॉन आर का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट, रिलेटिव परमिटिविटी का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इन सारे वैल्यूज को आप लोग नोट कर लेना है, बारी बारी से आपको PDF पे मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, हाँ याद रहे कि आपका ऑनलाइन टेस्ट जारी है, हम व्हाट्सएप पर जो है क्वेश्चन भेजते हैं, सभी लोग आंसर भेजते हैं, बहुत सारे लोग अभी सोए हुए हैं, ये ध्यान रहे यही वक्त है अपने आप को जागृत करने का। अगर आप अभी जागृत नहीं हो पाए तो शायद हाथ पे हाथ धरे रहेंगे, और जब पता चलेगा कि लॉकडाउन के बाद आप आए तो शायद आप बैठे रह गए,
3-4 महीना परफेक्ट बैठे रह गए, कुछ भी नहीं कर पाए एजुकेशन सेक्टर में, बाद बाकी आपने उसको ट्रेन करके किया, दोस्तों से गप करके फ़ोन पे किया, रिलेटिव में आपने फ़ोन करके बात करा, लेकिन याद रहे वो सब आपके एजुकेशन व्यवस्था को सब मिल के नहीं बदल सकता है। एजुकेशन व्यवस्था को, दैट मीन्स अपने एजुकेशन व्यवस्था को आप खुद बदल सकते हैं, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में भी नहीं है। हम तो सिर्फ व्यवस्था दे सकते हैं कि आप ऑनलाइन बैठे, घर पे बैठिए, दोस्तों से फ़ोन पे बात करके संपर्क में रहिए कि भाई क्या पता चला, क्या ये डिस्कस। ये तो मौका है कि आप उतना टाइम भी अगर मोबाइल पे दे देते हैं जितना आप साइकिल से और पैदल अगर क्लास में जाते थे उतना समय भी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा आपके लिए तो अभी बहुत अच्छा है कि आप जो है बिल्कुल आप सोचिए कि घर तक आप बैठ रहे हैं, सारा कुछ आपको घर में मिल रहा है और आपको सिर्फ वहाँ पे पढ़ना है। बस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। और ये जो हम क्लास दे रहे हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ यही काम आएगा, बाद में भी काम आएगा, मतलब लॉकडाउन के साथ भी और लॉकडाउन के बाद भी ये कभी भी काम आएगा आपका। हम एक वीडियो जारी करेंगे कि आप उसमें ध्यान दे सकें। तो पॉइंट बाय पॉइंट आप इसको देखिए, इसको आसान मत लीजिए, क्लास को प्रॉपर वे में पकड़िए। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है BTS फिजिक्स यूट्यूब चैनल है उसको निश्चित तौर पे कवर कीजिए। और यदि व्हाट्सएप पर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर भेजिए, यदि टाइम पर पहुंच गया तो हम उसका सॉल्यूशन भी भेज देंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो बच्चों अब आज हम बात करते हैं इन पॉइंट्स के बाद। अब हमारे दिमाग में आता होगा कि सर एक चीज तो समझ में नहीं आया कि ठीक है इतना तो हम समझ गए, एप्सिलॉन आर के बारे में भी समझ गए, इसका हम उपयोग कैसे करें, न्यूमेरिकल वगैरह अगर आए तो हम कैसे उपयोग करेंगे, ये थोड़ा सा बताया जाए। तो न्यूमेरिकल के लिए हम लोग का पिटारा खुलेगा, टेंशन नहीं लेना है। हम पहले थ्योरी जहाँ जहाँ है उसको हम देखेंगे और मौखिक पहले हम बनाएंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो मौखिक बनाने के काबिल होगा, लायक होगा, जिसमें हम 2 सेकंड 3 सेकंड देंगे, आपका बन जाएगा। टाइम भले ही आपको 1 मिनट 1.5 मिनट मिलेगा, लेकिन 3 से 4 सेकंड में उसको सोच के बनाया जा सकता है। कैलकुलेशन अलग बात है, कैलकुलेशन तो किया ही जा सकता है। अब आइए, इसको उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, देखते हैं कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन क्या है। कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा, क्या पढ़ा अभी तुरंत हम देख लेते हैं और तब इसका देखेंगे लिमिटेशंस। एक बार हम रिवाइंड करना चाहेंगे आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है कि उसने कहा था कि 2 चार्जेज के बीच, या पॉइंट चार्जेज भी कह सकते हैं, तो इसके बीच जो है कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेज के बीच। तो अब हम देखते हैं पॉइंट चार्जेज के बीच कूलम्ब ने क्या नियम दिया था, एक बार फिर से हम थोड़ा सा देख रहे हैं। तो इस टॉपिक का नाम हम दे देते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ यानी कूलम्ब के नियम की सीमाएं। कूलम्ब के नियम की सीमाएं, ठीक है। तो क्या दिया था याद कीजिए तो थोड़ा सा। रूल क्या था? रूल ये था कि 2 पॉइंट चार्जेज अगर है, सपोज दैट ये Q1 है और ये Q2 है, मैग्नीट्यूड से हमको मतलब है और किसी से नहीं, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है और दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, रिपल्सन चाहे अट्रैक्शन, तो मान लेते हैं कि ये फोर्स लगा F, ये भी फोर्स लगा F, तो दोनों तो बराबर होगा मैग्नीट्यूड के हिसाब से। हम पहले ही बात कर चुके हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। हालांकि है ये डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हम लोग यहाँ पे दूरी थोड़ा सा मानते हैं तो थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। तो रूल क्या बताया उन्होंने, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अनुसार क्या बोला, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो चार्ज के गुणनफल के मैग्नीट्यूड के समानुपाती होता है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स प्रत्येक चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इतना लिख सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी में आपको इस तरह से भी लिखा हुआ है। फिर कहता है कि दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्सन हो,
उसका मैग्नीट्यूड उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली का मतलब नीचे, F समानुपाती 1/r², इक्वेशन सेकेंड। तो ये दो स्टेटमेंट था और इस दोनों स्टेटमेंट को हम एक साथ कर लेते हैं। तो नाउ हमने क्या कहा था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r²। कहने का मतलब ये हुआ कि ये मॉड को हम अभी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ फोर्स की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सुनने में विशेष हम बता चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ में बता चुके हैं, ये शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं। अब फिर क्या किए, यहाँ पे कांस्टेंट डाले थे K, Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ से एक फॉर्मूला आया था, फिर यहाँ पे इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट का दर्जा दिया गया, इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट का दर्जा दिया गया और ये बोला गया कि हियर K का जो वैल्यू होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है एयर के लिए, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹। जहां तक अगर मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसका पहले मात्रक रखना है और उसके साथ इसका मात्रक गुना में रखना है। इसका मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, ये एक साथ रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर दे देना, पर मतलब बटा, इस दोनों का नीचे जाएगा तो कूलम इंटू कूलम हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस तरह से हम देखें, इसका मतलब K की जगह पर अगर इसको हम लिख देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, किसी भी तरह से लिखो कोई दिक्कत नहीं है, Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये सिंबल है या ये सिंबल है उससे बहस नहीं है। यहाँ पे ये दिया हुआ है तो हम उसको भी ले सकते हैं, मतलब चार्ज का इंडिकेशन, ये पहला चार्ज दूसरा चार्ज, ये हो गया। अब आता है कोई भी एक्सपेरिमेंट हम जो किए थे फॉर एयर के लिए अगर बात करते थे तो ये जो है F इज इक्वल टू हो जाता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r², जो कि ऊपर में लिखे हुए हैं। फॉर एनी मीडियम जब हम बात किए थे, फॉर एनी मीडियम हमारा क्या था, फॉर एनी मीडियम ये था हमारा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटा r²। और एप्सिलॉन किसके बराबर था याद कीजिए, जस्ट पीछे बताए, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r के बराबर। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बटा r²। इस तरह से हमने फॉर्मूला डेवलप किया। अब कहता है इसी लॉ का लिमिटेशन क्या है, दैट मीन्स कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसका मतलब अब हम लिमिटेशंस देखेंगे। तो ये था कूलम्ब्स लॉ का रूल के हिसाब से हम देखें और याद कीजिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो आता था, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। और थोड़ा सा एक ध्यान देना है कि इसका वैल्यू जो है एग्जैक्टली 9 इंटू 10⁻9 नहीं होता है, इसका वैल्यू होता है 8.85। तो इसको थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेटली जो लिखते हैं इसको थोड़ा सा कैसे लिख देते हैं, एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आया है वो आया है 8.85 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी को अप्रॉक्स वैल्यू में हम इतना लिखते हैं, ये ध्यान में रहे। तो ये आगे बढ़ते हैं। अब ये था हमारा रूल। अब इस रूल में क्या खामियां, कहाँ कहाँ ये काम कर सकता है, कहाँ कहाँ नहीं कर सकता है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, लिमिटेशंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको प्रिंट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि ये पीछे हम बता चुके हैं, बड़ी डिटेल से बताए हुए हैं, वही चीज़ें हम यहाँ पे बताए हुए हैं। वहाँ पे हमने सिर्फ ये किया था कि एप्सिलॉन नॉट को हमने वहाँ कुछ नहीं बोला, इसको हमने कुछ नहीं बोला, आप फॉर्मूला से डिराइव करते हुए चले गए। अब हम इसको पूरी तरह से चूंकि जान चुके हैं तो अब इसको आप फिर आपको मजा आएगा याद करने में। चलिए अब हम देखते हैं लिमिटेशन। ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ। पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाना है। चलिए अब हम देखते हैं लिमिटेशन। वो रूल था लिमिटेशन।
फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी करना है कर सकते हो। इसमें क्या करना है, ये बोलना है कि कूलम का नियम 2 पॉइंट चार्जेज के लिए आसानी से काम कर जाता है। कूलम का नियम 2 पॉइंट चार्जेज के लिए, 2 बिंदु आवेश के लिए आसानी से कार्य कर जाता है, लेकिन 2 से अधिक बिंदु आवेश के लिए या आसानी से कार्य नहीं करता है। और आप देख सकते हैं जाके पीछे हम बताए हुए हैं 3 चार्जेज के लिए काफी डिफिकल्टी होता है उसको, अगर किसी चार्ज पे अगर फोर्स लगाना है तो काफी प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब 2 पॉइंट चार्ज के लिए तो ये काफी आसानी से काम करता है, लेकिन 2 से अधिक आवेश के लिए आसानी से कार्य नहीं करता है, जो इसका एक लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं, तो दैट मीन्स अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कूलम का लॉ, कूलम्स लॉ 2 बिंदु आवेश के लिए, 2 बिंदु आवेश के लिए आसानी से कार्य करता है, आसानी से कार्य करता है, किंतु 2 से अधिक आवेश के लिए, आसानी से कार्य नहीं करता है, आसानी से कार्य नहीं करता है। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा में कहता है कि ये रेस्ट चार्ज के लिए और धीमी गति से गतिशील आवेश के लिए ये तो आसानी से कार्य कर जाता है, लेकिन मूविंग चार्ज के लिए कार्य नहीं करता है। आसानी से कार्य कर तो सकता है, लेकिन आसानी से कार्य नहीं करता है। तो कूलम्स लॉ स्थिर आवेश एवं धीमी गति से गतिशील आवेश के लिए आसानी से कार्य करता है, किंतु गतिशील आवेश के लिए आसानी से कार्य नहीं करता है, आवेश के लिए आसानी से कार्य नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, चार्ज का वैल्यू हमारा नहीं बदलेगा, जब गतिशील होगा तो चार्ज जो रहेगा वही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस तो बदलेगा। और जब डिस्टेंस वेरिएबल होगा, इसका मतलब फोर्स वेरिएबल होगा, जब फोर्स हमारा r पे निर्भर करने लगेगा, डिपेंड करने लगेगा, तो उस समय हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का काम करके इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब कोई जैसे ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा तो समहाउ डिफिकल्ट होगा, लेकिन 2 पॉइंट चार्ज अगर रेस्ट में हो या धीमी गति का मतलब ऐसा नहीं, ऐसा मतलब धीमी गति का मतलब इतना स्लो है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में एक पुष्ट बीत जाए, स्लो का मतलब, तो उसको रेस्ट में ही माना जाएगा। तो धीमी गति से गतिशील आवेश के लिए भी यह कार्य करता है, लेकिन गतिशील आवेश के लिए नहीं। गतिशील का मतलब जिसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम गतिशील बोलते हैं। अब कहता है तीसरा के लिए हम बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर लीजिए। कूलम्स लॉ जो होता है वह पॉइंट चार्जेज के लिए तो काम कर जाता है, मतलब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए तो आसानी से कार्य कर जाता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आसानी से कार्य नहीं करता है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि पॉइंट चार्ज के लिए ही ये सिर्फ वैलिड है, जबकि यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बताते हैं ये तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए है ही, 2 आवेश है, दोनों के बीच का दूरी दिया बढ़ेगा, तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 r², ये तो हम लोग जान ही रहे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं
बिंदु आवेश अर्थात कर देते हैं असतत आवेश वितरण के लिए, असतत आवेश वितरण के लिए यह आसानी से कार्य करता है, यह आसानी से कार्य करता है, किंतु सतत आवेश वितरण के लिए, सतत आवेश वितरण के लिए यह आसानी से कार्य नहीं करता है, के लिए यह आसानी से कार्य नहीं करता है। अब ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, 2 पॉइंट चार्ज के लिए तो अभी तक आप पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं, हम सतत आवेश वितरण के लिए हम क्या बोले, उसको अगर थोड़ा सा होता है जानकारी लेने का, तो यहाँ पर आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 2 पॉइंट चार्ज, मान लीजिए यहाँ Q1 है, यहाँ पे Q2 है, इसके बीच का डिस्टेंस R दिया हुआ है, तो वेरी सिंपल कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये असतत आवेश वितरण है। सतत आवेश वितरण के लिए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल 1 इसको कर देते हैं, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ये तो आसानी से काम कर गया। अब एक चार्ज आप ऐसा लीजिए और इस पर एक समान रूप से चार्ज को फैला दीजिए, लंबाई में फैला हुआ है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसके सामने एक चार्ज यहाँ पे Q0 हम डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ से हम दूरी दे दिए R, और ये अनंत लंबाई का है, तो अनंत लंबाई का है, और इसके कारण इस पर हम फोर्स निकालना चाहते हैं, तो चार्ज तो यहाँ भी है, चार्ज तो यहाँ भी है, तो क्या ये फोर्स एक्सर्ट करेगा या नहीं, पहले आप ये दिमाग लगाइए। 2 चार्ज फोर्स लगाएगा या नहीं, पहले ये डिसीजन लेना है। तो जब ये 2 चार्ज था तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, यहाँ भी ये 2 चार्ज है, मतलब ये और ये एक पॉइंट चार्ज है, और एक मतलब एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, और एक हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो मामला यहाँ पर क्या पड़ेगा, आपके लिए थोड़ा भारी पड़ेगा। मतलब ये फोर्स यहाँ भी लगेगा, चार्ज 2 होगा तो लगना ही है, चाहे जिस तरह से वह फैला हुआ है। इसका मतलब फोर्स लगेगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, इसका मतलब ये कैसे निकलेगा। तो कहता है वही चीज यहाँ पर है कि लोगों के दिमाग में याद आता है कि अरे 2 पॉइंट चार्जेस के लिए ही काम कर सकता है, जबकि कूलम्ब्स लॉ इसको कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन कैसे करेगा ये हम आगे देखेंगे, आपको बताएंगे कि इसके कारण कूलम्ब्स लॉ के माध्यम से हम कैसे निकाल सकते हैं, जबकि गॉस लॉ के माध्यम से हम इसको 3 लाइन में कैलकुलेट कर सकते हैं, और कूलम्ब्स लॉ के माध्यम से थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन होता है एज कम्पेयर टू गॉस लॉ। तो यहाँ लेकिन निकाल तो सकते हैं, हम वही चीज दिखाए हैं कि बिंदु आवेश अर्थात असतत आवेश वितरण के लिए यह आसानी से कार्य करता है, किंतु सतत आवेश वितरण के लिए यह आसानी से कार्य नहीं करता है, मतलब कार्य करता है लेकिन आसानी से नहीं करता है। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। ये हमारा सतत आवेश वितरण है, सतत आवेश वितरण है, और ये हमारा बिंदु आवेश है पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे नोट, कूलम्ब्स लॉ जितना आपको पढ़ना चाहिए था थ्योरी के रूप में, सोचने का तो और भी सोचा जा सकता है, लेकिन आप प्रॉपर वे में जितना सोच सकते हैं, आपका लिमिटेशंस है सोचने का। जो आप ख्वाब देखते हैं कि हम ITI निकाल लें, पैरामेडिकल निकाल लें, पॉलिटेक्निक निकाल लें, या फिर IIT में क्रैक करें, नीट में जाएं, BHU में जाएं, या फिर अपर लेवल में अगर UPSC BPSC वगैरह जाते हैं, तो ये आप जाते हैं। इतना अगर आप कंट्रोल कर लिए तो सोचिए कि आपका 90% कम से कम कंट्रोल हो जाएगा, मतलब बाहर जल्दी नहीं होगा। अगर मान लो खुदा न खास्ते बाहर हो गया तो वो अलग मैटर करता है, सोचने का तो और भी इसमें बहुत कुछ सोचा जा सकता है। तो इतना अगर आप देख लिए तो आपका खासकर एकेडमिक, चाहे CBSE बोर्ड वाले हों, चाहे बिहार बोर्ड वाले हों, या ICSE बोर्ड वाले हों, इतना अगर आप पढ़ के कूलम्ब्स लॉ निकलते हैं तो शायद आपका पकड़, या किसी भी बुक में आप जाएंगे तो इतना से ज़्यादा जल्दी आपको नहीं मिलेगा जितना हम बताएंगे। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल्स होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आप कैसे बनाए, ऐसा नहीं कि मतलब अरे पाकिस्तान से लड़ाई हो गया तो लड़ने के लिए चल रहे हैं,
तो पहले अगर लड़ना है तो अटैक आसानी से कर दिया तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो लड़ाई कर रहे हैं हमको पता है कि किस दुश्मन से लड़ना। चाइना से लड़ना है तो रणनीति कुछ और होगा, पाकिस्तान से लड़ना है तो रणनीति कुछ और होगा, अमेरिका से लड़ना है तो रणनीति कुछ और होगा। इसलिए कि पाकिस्तान हमारे वेस्टर्न में है, जहाँ की थार मरुस्थल से वह गिरा हुआ है, तो वहाँ पर हमारे लड़ाई का रणनीति कुछ और होगा। चाइना हमारे पहाड़ी एरिया से सटा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पर लड़ने का ट्रेजेडी कुछ और होगा। इसका मतलब यह, और अमेरिका जो हमसे काफ़ी दूर है तो वहाँ पर लड़ना है तो वहाँ ट्रेजेडी कुछ और होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग जब यहाँ पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे तो न्यूमेरिकल का ट्रेजेडी क्या हो सकता है, पूछने वाले के दिमाग में क्या क्या चल सकता है, तो पहले हम उसी को भांप लें। चाहे वो एनसीईआरटी के साहब बनाने वाले हों, चाहे एम करीम साहब हों, चाहे एस सी वर्मा साहब हों, जो भी हों, जिस बुक में हों, पहले हम उसके तह तक जाएंगे, और तह तक जाएंगे तो मजा आएगा कि आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। कहाँ तक वह सोच सकता है, आगे पीछे सब कुछ सोचना है। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल आया ढाई लेना शुरू कर दिए। तो इतना आप पढ़ चुके हैं कि अब आप आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को टच कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम टेक्निक बताएंगे कि सोचना कैसे है, कैसे न्यूमेरिकल फेस किया जा सकता है, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये चीज सबसे महत्वपूर्ण होता है, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो ये चीज, क्वेश्चन का नेचर जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हमको पता नहीं चलेगा। दुश्मन का नेचर क्या है ये पता चल जाए तो लड़ने में मजा आएगा। पाकिस्तान का रणनीति, चाइना का रणनीति, सबका अलग अलग रणनीति होता है। तो वही बात होता है कि न्यूमेरिकल के साथ में किस एक बुक का क्या नेचर है, उस नेचर को हम पकड़ना सीख गए तो डेफिनेटली हम सक्सेस करेंगे। ठीक है, तो कल हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ नोट। तो तब तक के लिए सी यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। खुश रहें, सुरक्षित रहें, और तब तक के लिए जय हिंद।